Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students, friends and listeners. This is the part 2 of our lecture Colonial Constitution. पिछले पार्ट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया जो कॉलोनियल कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसे किस तरीके से डिज़ाइन किया गया, किस तरीके से प्रिपेयर किया गया, मीन्स वी डिस्कस्ड इट्स बैकग्राउंड और एंड आफ्टर दैट हमने जो प्रोमिनेंट और सेलिएंट फीचर्स थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के उनको डिस्कस किया। आज के इस पार्ट में हम फेडरल लेजिस्लेचर की नेचर और कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे। तो फेडरल लेजिस्लेचर बाइकैमरल इंट्रोड्यूस करवाई गई। बाइकैमरल लेजिस्लेचर a legislature that is based on two chambers, that is based on two houses। तो जो अपर हाउस और चैम्बर इंट्रोड्यूस करवाया गया उसका नाम था काउंसिल ऑफ स्टेट और लोअर चैम्बर का नाम था हाउस ऑफ असेंबली। जो अपर चैम्बर है काउंसिल ऑफ स्टेट उसकी टोटल सीट्स थी 260। इन 260 सीट्स की जो फर्दर कंपोजिशन है वो आपने दो पार्ट्स में याद रखनी है। इसमें से 60% जो सीट्स थी वो ब्रिटिश इंडिया के लिए रखी गई और 40% जो सीट्स हैं वो दे दी गई प्रिंसली स्टेट्स को, ताकि प्रिंसली स्टेट्स की भी रिप्रेजेंटेशन हो काउंसिल ऑफ स्टेट्स में, काउंसिल ऑफ स्टेट्स यानी अपर चैम्बर में। ये जो 60% सीट्स हैं ये कितनी बनती हैं? ये बनती हैं 156 और 40% सीट्स कितनी बनती हैं? 104। अब अगर हम बात करते हैं लोअर चैम्बर की, तो लोअर चैम्बर के अंदर 375 टोटल सीट्स थी, जिसमें से 250 सीट्स दे दी गई जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए, उनको स्पेसिफाई कर दिया गया। 67% ये रेशो बनती है और प्रिंसली स्टेट्स की रेशो बनती है 33%। और अगर आप वैसे नंबर में बात करते हैं तो ये 125 सीट्स बनती हैं, यानी 125 सीट्स पे नॉमिनेशन कौन करेंगे? प्रिंसली स्टेट्स के रूलर्स। अब जब हमने इन दो चैम्बर्स की बात की तो क्या जो लेजिस्लेचर है वो सिर्फ दो चैम्बर से ही मिलकर बनती है या उसके अलावा कोई थर्ड चैम्बर या थर्ड इंस्टीट्यूशन भी मौजूद होता है? तो यस, थर्ड इंस्टीट्यूशन भी मौजूद होता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की, तो यहाँ पर थर्ड चैम्बर कौन था? गवर्नर जनरल, यानी द इंस्टीट्यूशन ऑफ गवर्नर जनरल। लेकिन जो गवर्नर जनरल का इंस्टीट्यूशन है एक्चुअली ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा था। किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ब्रिटिश किंग को। तो जो गवर्नर जनरल है एक्चुअली उसने क्या करना है कि जो लेजिस्लेशन यहाँ पर हो रही है उसको ब्रिटिश जो किंग है उसके बिहाफ पे उसे अप्रूव करेगा, उसे एसेंट देगा या उस पर जो भी ऑब्जेक्शन या जो भी उसकी रिकमेंडेशंस हैं वो देगा। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स है उसकी टोटल 260 सीट्स होंगी। उन 260 सीट्स में से 156 वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया और 104 जो होंगे दे वुड बी द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द इंडियन स्टेट्स। अब हम 156 की फर्दर कंपोजिशन की बात करते हैं कि इसमें से 150 सीट्स थी दे वर एलोकेटेड टू गवर्नर्स प्रोविंसेस एंड चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस। इट मीन्स के सब कॉन्टिनेंट के अंदर ब्रिटिश इंडिया के अंदर दो तरह के प्रोविंसेस थे। एक फुल फ्लेज प्रोविंसेस थे जिनको प्रोविंसेस कहा जा रहा है, गवर्नर प्रोविंसेस कहा जा रहा है, और एक थे चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस, यानी जो फुल फ्लेज प्रोविंसेस नहीं थे बल्कि उनको एक चीफ कमिश्नर के ज़रिए से गवर्न किया जाता था। जो 75 जनरल सीट्स थी और 6 थी स्केड्यूल्ड कास्ट्स के लिए यानी बैकवर्ड क्लासेस के लिए, 4 इन द पंजाब फॉर 6, 49 फॉर मुस्लिम, 6 फॉर वीमेन, 7 फॉर यूरोपियन, 2 इंडियन क्रिश्चियंस एंड 1 एंग्लो इंडियन। तो ये जो कंपोजिशन है ये भी आपने याद रखनी है। 6 seats were to be filled by persons chosen by the Governor General at his discretion और the Council of State was to be a permanent body। जो अपर चैम्बर है वो परमानेंट बॉडी होगा और जो परमानेंट बॉडी होती है यू ऑल नो कि उसको ऑफ एंड ऑन डिज़ोल्व नहीं किया जा सकता, या उसने अपना जो रेगुलर इंटरवल है वो पूरा करने के बाद वो ऑटोमेटिकली डिज़ोल्व नहीं होती है, बल्कि जो परमानेंट बॉडी है उसके कुछ मेंबर्स एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद रिटायर हो जाते हैं और उतने ही नए मेंबर्स का फिर इलेक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए क्या कहा गया कि 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स वर टू रिटायर एवरी 3rd ईयर। हर तीसरे साल इसके जो 1/3 मेंबर्स हैं, 1/3 मेंबर्स हैं वो रिटायर हो जाएंगे और 1/3 मेंबर्स का इलेक्शन हो जाएगा। कब? आफ्टर एवरी 3rd ईयर, यानी हर तीसरे साल। तो ये आपने उसका ड्यूरेशन याद रखना है और ये हम अपर चैम्बर की बात कर रहे हैं। हाउस ऑफ असेंबली जो कि लोअर चैम्बर है उसकी हमने कंपोजिशन की बात कर ली। अब अगर बात की जाए कि इसका टेन्योर कितना होगा तो 5 ईयर्स इसके टेन्योर की बात की गई कि इसका जो टेन्योर है वो 5 साल होगा।
जैसे इस वक्त पाकिस्तान में नेशनल असेंबली जो कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट का लोअर चैम्बर है, और अगर आप इंडियन पार्लियामेंट की बात करते हैं तो इंडियन पार्लियामेंट का जो लोकसभा है वो लोअर चैम्बर है, उसका जो ड्यूरेशन है वो भी 5 इयर्स है। पाकिस्तानी पार्लियामेंट के लोअर चैम्बर नेशनल असेंबली का ड्यूरेशन भी अभी 5 इयर्स है। तो जो हाउस ऑफ असेंबली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लोअर चैम्बर इंट्रोड्यूस करवाया गया, उसकी जो उम्र थी, जो उसका टेन्योर और ड्यूरेशन था वो भी 5 साल था। लेकिन जो गवर्नर जनरल है वो क्या कर सकता है, टाइम टू टाइम समन यानी बुला सकता है, और यानी दोनों चैम्बर्स के सेशंस कॉल कर सकता है, या फिर इवन के जो हाउस ऑफ असेंबली है उसको डिज़ोल्व भी कर सकता है, प्रोवाइडेड दैट द चैम्बर्स बी समन टू मीट एटलीस्ट वंस एवरी ईयर। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि एटलीस्ट एक सेशन, साल में एक सेशन हाउस ऑफ असेंबली का होना ज़रूरी है। आपके लिए मेरे पास एक क्वेश्चन है कि आपने ये बताना है कि पाकिस्तानी पार्लियामेंट में जो लोअर चैम्बर है नेशनल असेंबली, उसके साल में एटलीस्ट कितने सेशंस होना ज़रूरी है अकॉर्डिंग टू 1973 कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम आते हैं वापस इनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तरफ। तो काउंसिल ऑफ स्टेट और जो हाउस ऑफ असेंबली है, इनके मेंबर्स को अपने में से अब स्पीकर और इसी तरह से जो अपर चैम्बर है काउंसिल ऑफ स्टेट, उसके लिए प्रेसिडेंट को इलेक्ट करना होगा। यहाँ पर आज अगर आप इंडिया और पाकिस्तान की बात करें तो ऐसा ही है कि जो लोकसभा या राज्यसभा है या नेशनल असेंबली और सेनेट है, तो वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो अपने में से ही किसी को जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है वो इलेक्ट करते हैं, और ये सारा काम वेरी फर्स्ट सेशन में हो जाता है। और जो प्रेसिडेंट है या स्पीकर है, अगर वो उस हाउस का मेंबर नहीं रहता तो जो उसके पास प्रेसिडेंट या स्पीकर का ऑफिस होगा वो भी उसे छोड़ना पड़ेगा, उसे वकेट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो उसी वक्त तक उसका मेंबर रह सकता है, उस वक्त तक ही उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर रह सकता है जब तक वो उस चैम्बर का इलेक्टेड मेंबर रहेगा। जो स्पीकर और प्रेसिडेंट है उनको रिमूव भी किया जा सकता है, वो अपना रिज़ाइन खुद भी दे सकते हैं। रिमूव करने का प्रोसीजर क्या है कि जो अगर आप फेडरल असेंबली यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात कर रहे हैं, या फिर अगर आप बात कर रहे हैं हाउस ऑफ असेंबली की, तो जो उसके मेंबर्स हैं उनकी मेजॉरिटी ऑफ ऑल इट्स देन मेंबर्स, यानी उस वक्त जो उसके मेंबर्स होंगे, अगर उनकी मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी उसके अगेंस्ट एक रेजोल्यूशन पास कर देती है, तो उस रेजोल्यूशन के ज़रिए से भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे वो अपर चैम्बर का है या लोअर चैम्बर का है, तो उसको रिमूव किया जा सकता है। अब इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट को हम डिस्कस करने लगे हैं कि क्या जो फाइनेंशियल बिल हैं वो अपर चैम्बर ओरिजिनेट कर सकता है, तो आंसर है नो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर भी ये बात की गई कि बिल्स अदर दैन फाइनेंशियल बिल्स कुड ओरिजिनेट इन आइदर चैम्बर। बिल्स अदर दैन फाइनेंशियल मेंबर्स यानी बजट वगैरह, और ऐसे बिल्स जिनमें फाइनेंस इन्वॉल्व है यानी मालियाती बिल्स के अलावा बाकी तमाम जो बिल्स हैं वो किसी भी चैम्बर में ओरिजिनेट हो सकते हैं। लेकिन जो मालियाती बिल हैं, जो बजट से रिलेटेड हैं, पैसे से रिलेटेड हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ कहाँ पर ओरिजिनेट होंगे? लोअर चैम्बर में। क्यों? क्योंकि जो लोअर चैम्बर है उसे हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है। पाकिस्तान में और इंडिया में आज भी सेम प्रैक्टिस चल रही है। नेशनल असेंबली और जो लोकसभा है उसके अंदर ही जो मनी बिल्स हैं, जो फाइनेंशियल बिल्स हैं, वो इंट्रोड्यूस करवाए जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं। इन जनरल अ बिल वाज नॉट टू बी डीम्ड टू हैव बीन पास्ड बाय द चैम्बर्स ऑफ द लेजिस्लेचर अनलेस इट हैड बीन एग्रीड टू बाय बोथ द चैम्बर्स, यानी बिल्स का दोनों चैम्बर से पास होना ज़रूरी है। इफ़ अ बिल पास्ड बाय वन चैम्बर वाज रिजेक्टेड बाय द अदर और इट डिड नॉट एग्री टू द अमेंडमेंट्स मेड इन द बिल or more than 6 months had elapsed from the date of the reception of the bill by the other chamber and it had not been passed by that chamber, the Governor General could summon a joint sitting of both the chambers for the purpose of deliberating and voting on the bill। यानी जब डेडलॉक की सिचुएशन पैदा हो जाएगी तो 6 माह से ज़्यादा का वक्त जब गुजर जाएगा और दूसरे चैम्बर ने उस पर ना तो कोई काम किया है, तो फिर ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि जो उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है सिर्फ बात उस तक नहीं रहेगी, बल्कि जो तीसरा जिस हमने इंस्टीट्यूशन की बात की थी गवर्नर जनरल की, वो एक जॉइंट सिटिंग कॉल करेगा दोनों चैम्बर्स की, दोनों हाउसेस की, ताकि डेलिब्रेशंस की जा सकें और जो बिल है उसके ऊपर वोटिंग करवाई जा सके। बट इन केस ऑफ ए फाइनेंस बिल और बिल विच अफेक्टेड द डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस इन सो फार एज ही वाज रिक्वायर्ड टू एक्ट एज हिज डिस्क्रिशन
Or to exercise his individual judgment, he could summon a joint sitting even though the above conditions had not been fulfilled. यानी 6 माह से ज़्यादा का टाइम अभी नहीं गुजरा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी वो जॉइंट सिटिंग कॉल कर सकता है। कौन जॉइंट सिटिंग कॉल करेगा? गवर्नर जनरल। याद रखिएगा कि जो यहाँ पर जॉइंट सिटिंग की बात हो रही है, और पाकिस्तान के केस में भी अगर आप देखें तो नेशनल असेंबली और सेनेट इनके जॉइंट सेशन को प्रेसिडेंट कॉल कर सकता है, और जो फिर जॉइंट सेशन कॉल कर रहा है वही उसको प्रिजाइड करता है, वही उसका प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ये इख्तियार दिया गया गवर्नर जनरल को, तो गवर्नर जनरल ही उस वक्त एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर अपना रोल प्ले करेगा। और अगर आप कंटेम्प्रेरी पाकिस्तान की बात करते हैं और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जॉइंट सेशन कॉल करता है नेशनल असेंबली और सेनेट का, तो देन जो प्रेसिडेंट है वो एज अ प्रिजाइडिंग ऑफिसर वर्क करेगा। यहाँ पर हम गवर्नर जनरल की कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव पावर्स की बात कर रहे हैं। गवर्नर जनरल जो है वो ऑर्डिनेंसेस इशू कर सकता था, और उस ऑर्डिनेंस की जो लाइफ होगी, जो उसका टाइम होगा, वो मैक्सिमम कितना होगा? 6 मंथ्स। बट इट कुड बी एक्सटेंडेड बाय द सब्सिक्वेंट ऑर्डिनेंस फॉर ए फर्दर पीरियड नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स। और इससे यानी एक दफ़ा एक्सटेंशन भी मिल सकती है, अगले 6 महीने के लिए भी उसको एक्सटेंशन मिल सकती है। With the operation of an ordinance was extended for a further period, it was to be communicated forthwith to the Secretary of the State for India, and it was to be laid by him before each House of Parliament. अब यहाँ पर हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है, तो ये किसके हाउस ऑफ पार्लियामेंट की बात हो रही है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट की बात हो रही है, इसको आपने इंडियन पार्लियामेंट कंसिडर नहीं करना। The ordinance, like the act of the federal legislature, was subject to disallowance by the king, यानी किंग जो है वो उसे डिसअलाउ कर सकता है। जिस तरह से फेडरल लेजिस्लेचर यानी जो इंडियन लेजिस्लेचर के ने कोई भी लेजिस्लेशन की हो और उस लेजिस्लेशन को, उस पर्टिकुलर पीस ऑफ पॉलिसी को या किसी भी लॉ को जो किंग है वो डिसअलाउ कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। इसी तरह से वो ऐसे ऑर्डिनेंस जो कि गवर्नर जनरल ने इशू किया होगा वो उसको भी डिसअलाउ या उसको डिसअप्रूव कर सकता है।